नमस्कार, स्वागत है आपका इटीना स्वदेश पर। आप देख रहे हैं आज का बाजार और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और आज के बाजार की अगर बात करें तो शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था और शुक्रवार को जो हमने तेजी देखी वो आज भी बरकरार रही। आज ग्लोबल क्यूज भी काफी शानदार थे और इसकी वजह से हमने देखा कि आज निफ्टी में काफी शानदार तेजी देखने को मिली। करीब 230 अंक ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। और किस तरह का रुझान रहा दिन भर बाजार में, कौन कौन से सेक्टर में एक्शन था, ये तमाम चीजें समझ लेते हैं। और हमारे साथ प्रियंका जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। प्रियंका, बताइए आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा बाजार में? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए आज बाजार किस तरह से ट्रेड कर रहा था। मॉर्निंग में आप पॉजिटिव बायस के साथ ऑन द फ्रंट ऑफ गुड ग्लोबल क्यूज खुलते हैं और इसके बाद वो मोमेंटम सस्टेन रहता है। 16,200 16,400 इनकी कॉल्स पर रेजिस्टेंस सुबह ही हमने मॉर्निंग शो में बताई थी और उसके बाद ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि शायद 16,300 के आसपास बाजार आप चाल दिखा सकता है और आज ही के दिन वो आपको मूव उसके पास बाजार सेटल होते हुए दिखाई दिया। आज बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आए? जो वीक स्पेसेस से आईटी, मेटल, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। बैंक्स ने सपोर्ट किया डिस्पाइट एचडीएफसी बैंक बैड नंबर्स, यानी एचडीएफसी बैंक का 1% का सिर्फ लॉस है। उससे भी आप हटा दें तो देखिए आप बैंक निफ्टी कितनी अच्छी मजबूती दिखा रहा था। एक्सपर्ट्स अब मानते हैं कि 37,000 तक के लेवल्स आप बैंक निफ्टी पर देख सकते हैं। तीसरा, आपको सारे बैंक्स की तो हमने बात की, फाइनेंस काउंटर्स ने आज बहुत अच्छी मूव दिखाई दी। एचडीएफसी बैंक की एजीएम में भी ये निकल कर आया कि इंपॉर्टेंट बात थी और इसके बाद आप सारे फाइनेंस काउंटर में अच्छा खासा मोमेंटम की बात करेंगे। इनफैक्ट अगर आप गेनर्स की बात करें इंडेक्स के लिहाज से, निफ्टी के पहले 5 काउंटर्स की गेनर्स की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा लीड बैंक्स ने ही किया। इंडसइंड बैंक होगा उस लिस्ट में शामिल, टेकीज के बिगीज शामिल होंगे, इन्फोसिस टॉप गेनर में शामिल हुआ और मेटल हिंडाल्को आपको टॉप लिस्ट में भी देखने को मिला। तो सपोर्ट इन वीक सेक्टर्स ने दिया, बैंक्स ने सपोर्ट एक्सटेंड किया। हालांकि रिलायंस से कोई बड़ा सपोर्ट नहीं दिया लेकिन ड्रैग भी नहीं किया बाजार को। ऑयल एंड एनर्जी पैक आपको न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही कारोबार करते हुए दिखाई दिया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे, सो लगभग एक गिरने वाले के आगे सामने 3 बढ़ने वाले शेयर, ये रेशियो आज आपको मार्केट में दिखाई दी। लूजर्स कौन थे? ऑन द कॉन्ट्रेरियन वो स्टॉक्स एफएमसीजी, फार्मा यानी डिफेंसिव प्ले आज बाजार में बिल्कुल नहीं दिखाई दिए। पूरा अग्रेसिव प्ले आउट था आज बाजार में, वो आपके बड़े लूजर्स थे। फाइनेंस काउंटर्स की भी हमने बात की कि सारे फाइनेंस काउंटर्स आपको अच्छी मूव के साथ आज कारोबार करते हुए दिखाई दिए। चाहे चोला श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो, मन्नापुरम मुथूट फाइनेंस हो और बजाज ट्विंस हो, इनमें सब में आपको अच्छी मूव्स देखने को मिली। नंबर्स के बेसिस पर भी जिन काउंटर्स में आज प्ले आउट होना था वहां पर भी अच्छे मूव्स दिखे। बीएल के अच्छे नंबर्स आए, वहां आप देखेंगे क्लियरली। और साथ ही रियल एस्टेट पे इस पे हम लगातार बता रहे हैं कि जहां भी बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं वहां पर आपको अच्छे मूव्स देखने को मिले। सिर्फ प्रेशर आज था तो एचडीएफसी बैंक का था और कुछ सेलेक्टिव एफएमसीजी या फार्मा स्पेस का था, अदरवाइज पूरा बायस आपको पॉजिटिव दिखाई दिया। तो ओवरऑल अ गुड सेशन। बिल्कुल, तो सिलेक्टेड एफएमसीजी स्टॉक्स में आज हमने देखा कि दबाव था। बाकी आज के हीरो थे बैंक, वहां पर काफी शानदार तेजी देखने को मिली। और बैंक निफ्टी भी देखिए करीब 500 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ आज यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। करीब 670 अंकों की आखिर कुछ घंटों में यहां पर तेजी देखने को मिली है। तो शानदार क्लोजिंग रही है आज के दिन। लेकिन इस बाजार में कुछ अहम खबरें क्या थी ये भी आपको एक बार बता देते हैं। और दिन भर हमारी मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ ही बातचीत चल रही थी, उनका क्या कहना था बाजार पर, ये भी आपको एक एक करके सुनवा देते हैं। और एम्बिट एसेट मैनेजमेंट के सुशांत भंसाली ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार में अभी भी कंसोलिडेशन का माहौल है। दिवाली के बाद बाजार में शानदार तेजी नजर आएगी और ऐसे में बैंकिंग, कंज्यूमर गुड पर नजर रखने की राय। थोड़ा सा थम गया है मौसम, बट आई थिंक आफ्टर एवरी ग्रेट बुल रन देयर इज अ कंसोलिडेशन फेज जो चल रहा है। मैंने पिछली बार भी यही बोला था कि थोड़े और टाइम चलेगा कंसोलिडेशन फेज। तो लुक्स लाइक कि अभी 3-6 महीने और लगेगा ये इसमें। जिस हिसाब से वैल्यूएशंस अभी दिख रहे हैं हमको, ऑलरेडी 9 महीने में बाजार सेम लेवल्स पे ऑलमोस्ट 18,000 निफ्टी से करीब 16,000 निफ्टी के बीच में घूम रहा है काफ़ी टाइम से। और अर्निंग्स का ऑलरेडी जो 15 से 18% की ग्रोथ आई है इन FY23 एज कम्पेयर टू FY22। सो इस हिसाब से बाजार इज डाउन ऑलमोस्ट 20% प्लस फ्रॉम दोज लेवल्स इंक्लूडिंग अर्निंग। सो बाजार काफ़ी रीजनेबल लेवल्स पे है और यहाँ से अगर अर्निंग ग्रोथ अच्छी आती है तो बाजार में एक दिवाली के बाद नई तेज़ी आने की अच्छी संभावना लगती है हमको। बैंकिंग के रिजल्ट अच्छे आने चाहिए
और थोड़े बहुत आई थिंक कंज्यूमर कंपनीज के रिजल्ट अब ठीक आने चाहिए जिस हिसाब से सो अर्निंग मेरे ख्याल से Q1 की जो अर्निंग्स है उससे ज़्यादा फोकस रहेगा लोगों का कि कमेंट्री क्या है मैनेजमेंट की फॉर Q2 एंड ऑनवर्ड्स। तो जिस हिसाब से कमोडिटी प्राइसेस नीचे हुए हैं लास्ट 3 महीने में और सिमिलरली पाम ऑयल वगैरह की प्राइसेस कम हुई है, कंज्यूमर स्टॉक्स आई थिंक शुड डू वेल बेसिस मोर ऑफ मैनेजमेंट कमेंट्री देन Q1 के रिजल्ट्स, बिकॉज Q1 के रिजल्ट आई थिंक सबके प्राइस हो चुके हैं। बट जिसकी ज़्यादा कीमतें गिरी हैं और जो सेक्टर लीडर्स हैं जिनकी लीडरशिप पोजीशन है और प्राइसिंग पावर है और जिन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, जिस हिसाब से वापस रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो रहे हैं उतना पास ऑन होगा नहीं। इस हिसाब से Q2 और डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है अभी भी, तो इस हिसाब से Q2 के रिजल्ट्स और ऑनवर्ड्स के जो रिजल्ट्स की कमेंट्री मैनेजमेंट की रहेगी उसके हिसाब से आई थिंक बाजार में उत्साह रहेगा इन्वेस्टर्स का। सेक्टर स्पेसिफिक बैंक्स आई थिंक आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, दे आर एट रीजनेबल वैल्यूएशन एंड ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है। HDFC बैंक का भी रिजल्ट आया था, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सो इस हिसाब से हम उम्मीद कर रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर से और NBFCs वगैरह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ आएगी। सिमिलरली IT सेक्टर में ग्रोथ अच्छी है बट मार्जिन्स काफ़ी कंप्रेस्ड आ रहे हैं, तो इसमें अभी आई थिंक थोड़ा और टाइम लगेगा। जिस हिसाब से हमें लग रहा था रिसेशन जल्दी आएगा और स्लो डाउन होगा IT में, उतना अभी तक हुआ नहीं है और एट्रिशन रेट्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मार्जिन प्रेशर शायद 1-2 क्वार्टर और बना रहेगा IT में। कंज्यूमर स्टॉक्स में आई थिंक स्पेशली FMCG स्टेपल साइड में उसमें मार्जिन प्रेशर जिस हिसाब से पाम ऑयल की प्राइसेस और दूसरी कमोडिटीज प्राइसेस कम हो रही है उस वजह से लग रहा है कि उनका अर्निंग ग्रोथ फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, तो ये कहना था सुशांत भंसाली का मार्केट पर अपना व्यू शेयर करते हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नतीजों की बात कर लेते हैं। और कल FMCG की दिग्गज कंपनी HUL के नतीजे आएंगे और इसी के साथ FMCG स्पेस के नंबर्स की भी शुरुआत होते हुए नजर आएगी। उसके पहले हमने देखा कि आज बाजार में कमजोरी के साथ कारोबार देखने को मिला। सबसे ज्यादा वीकनेस आज के तेजी में भी FMCG स्पेस में देखने को मिली है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि HUL के नतीजों से क्या अनुमान है, और ये बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए HUL के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? HUL जो FMCG मेजर कंपनी है वो अपने Q1 FY23 के नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं और देखें तो जो नंबर्स है दिस टाइम अराउंड डिसेंट नंबर्स बोल सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 12.3% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 6% की है और ओवरऑल जो मार्जिन्स है वहाँ पे थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, वो अप्रैल में तो कंटिन्यू हुई थी, उसके बाद थोड़ी कूल ऑफ हुई है, पर तब तक तो इन्फ्लेशन थी और कंपनी से प्राइस हाइक भी ली थी, तो मार्जिन में थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन है। 50 बेसिस पॉइंट की इबिटा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। 23.4% इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड वर्सेस लास्ट ईयर जो रिपोर्ट किया था कंपनी ने 23.9%। उसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2 to 3% पे। भूलिए मत लास्ट टाइम जो वॉल्यूम ग्रोथ था काफ़ी हाई बेस था, 9% की थी, तो ये टाइम वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2 to 3% वॉल्यूम ग्रोथ। सेगमेंट की बात करें, होम केयर सेगमेंट में मोमेंटम इंप्रूवमेंट दिख सकेगी क्योंकि रीओपनिंग हुआ था और कोई कोविड-19 इम्पैक्ट भी नहीं था ये टाइम Q1 में, तो वो एक फैक्टर है जो होम केयर सेगमेंट के लिए अच्छा कर सकता है। और पर्सनल केयर और सोप सेगमेंट में कंपनी ने प्राइस हाइक्स ली थी क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसकी वजह से डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ। पर्सनल केयर सेगमेंट में मेनली प्राइसिंग लेड ग्रोथ होगी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए, तो रॉ मटेरियल आउटलुक क्या है कंपनी का, डिस्क्रिशनरी और आउट ऑफ होम कंजम्पशन ट्रेंड्स क्या देखी कंपनी ने, और आउटलुक क्या है कंपनी का न्यूट्रिशन बिजनेस पे, और लास्टली कमेंट्री जो है रूरल और अर्बन डिमांड में अब वो कैसी शेप आउट हो रही है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है HUL से वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं HDFC लाइफ के भी नतीजों की। कल इसके भी नंबर्स आने वाले हैं और नतीजे अच्छे रह सकते हैं। हमारा जो अनुमान है उसके मुताबिक मुनाफे में करीब 30% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो प्रीमियम के फ्रंट पे जो आंकड़े नजर आएंगे वहाँ पर 24% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। VNB यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, वहाँ पर भी करीब 30% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और जो VNB मार्जिन रहेंगे वो भी करीब 27 से 28% के आसपास रह सकते हैं पिछले साल के 26% के मुकाबले। तो हर फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर सेगमेंट वाइज बात करें तो न्यू बिजनेस प्रीमियम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एन्युटी का जो ट्रेंड रहेगा वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने की उम्मीद की जा रही है। VNB ग्रोथ अच्छे रहेंगे और इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो में हल्की बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन वो बिजनेस में जो एक पिकअप देखने
देखने को मिला है, उसकी वजह से हम देखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो में भी हल्का एक अपटिक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा परसिस्टेंसी रेशियो में भी एक सुधार देखने को मिलेगा। आने वाले समय में भी किस तरह के प्राइसिंग को लेकर कंपनी कदम लेती है, प्रोडक्ट मिक्स में किस तरह के बदलाव होते हैं, कहां पर फोकस करने की योजना बना रही है, ओवरऑल FY23 को लेकर किस तरह का ग्रोथ आउटलुक कंपनी शेयर करती है, इन तमाम बातों पर हमारी नजर रहेगी। तो ये अनुमान है HDFC लाइफ के नतीजों से, और नतीजों के पहले आज हमने देखा कि करीब आधे % की मजबूती के साथ कंपनी आज कारोबार भी कर रही थी। तो कल नंबर्स आएंगे कंपनी के, उस पर हमारी नजर रहेगी। चलिए अब बात करते हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट की। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ऑटो शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। Q1 FY23 से क्या उम्मीदें हैं, ये समझ लेते हैं, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेकर हमारे साथ मौजूद है सृष्टि शर्मा। सृष्टि, बताइए क्या कैसे रह सकते हैं, क्या अनुमान है ऑटो स्पेस से? Q1 FY23 के नंबर्स कैसे रह सकते हैं इस बार? जितने भी ऑटो स्टॉक्स हैं वो तेज़ दौड़ लगाते हुए हमें दिख रहे हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें तो रिकॉर्ड हाई लेवल पे वो जा चला है, और इसके पीछे के कई सारे डायनामिक सेक्टर के लिए चेंज हो रहे हैं। आइए उसे समझते हैं, और साथ ही आने वाले समय में स्पेशली Q1 FY23 से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं वो भी जानते हैं। सबसे पहले निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें तो 13% का उछाल YTD बेसिस पे दिखा चुका है, जिसमें कि M&M की बात करें तो 40% ये साल ऊपर होता हुआ दिखा है हमें इसका स्टॉक प्राइस। और साथ ही M&M, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, ये कुछ और नाम है जो कि इस तेज़ी में उन्होंने अपना योगदान दिया है। कई सारी चीज़ें बदल रही हैं सेक्टर के लिए। सबसे पहले चिप शॉर्टेज, जो कि एक काफ़ी अहम पूरे ऑटो इंडस्ट्री के लिए मुद्दा बन गया था, वहाँ से कुछ अच्छे संकेत आ रहे हैं, जहाँ पे कंपनीज़ का ये कहना है कि हमें एक इम्प्रूव सिचुएशन देखने को मिल रही है। TSMC, जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका ये कहना है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा जो सेक्टर है वहाँ से डिमांड थोड़ी सी कूल ऑफ हो रही है, क्योंकि ये सारी कंपनीज़ ने होल्ड करके रखी हुई थी चिप्स, तो वहाँ से थोड़ी सी मांग कम हुई है। हो सकता है ऑटो इंडस्ट्री का भी इसको फ़ायदा मिले, और आने वाले समय में पर कैलेंडर ईयर 22 में उनका कहना है कि जो कैपेसिटी है वो अभी भी कंस्ट्रेंट रहेगी, क्योंकि डिमांड इतनी भी कम नहीं हुई है। इसके अलावा कमोडिटी सेल ऑफ 52 वीक हाई से जितने भी मेटल प्राइसेस हैं, साथ ही क्रूड प्राइसेस इंटरनेशनल बाज़ारों में वो करेक्ट होते हुए नज़र आए हैं, वो भी पॉजिटिव है। और जो हाल फिलहाल डिमांड साइड की अगर बात करें तो जितने भी लॉन्चेस किए गए हैं स्पेशली पैसेंजर व्हीकल स्पेस में, उनको ज़बरदस्त बुकिंग से रिस्पॉन्स मिला है। ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है जो कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए प्ले कर रहा है। अब Q1 FY23 की बात करें तो वहाँ पे एनालिस्ट का अनुमान है कि बहुत अच्छे नतीजे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी कमोडिटी सेल ऑफ देखने को मिला है इसका फ़ायदा एक क्वार्टर के लैग से आता है। इस बार इस तिमाही में कंपनीज़ ने प्राइस हाइक्स लिए थे, ये इनके मार्जिन को सपोर्ट करना चाहिए, और वॉल्यूम्स भी डिसेंटली अप थे। तिमाही दर तिमाही 10% की वहाँ पे ओवरऑल इंडस्ट्री के तौर पे बढ़त देखने को मिली। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस बार के नतीजों में प्ले करते हुए नजर आएंगे, पर आगे का आउटलुक काफ़ी रोजी है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि, ये सारी जानकारी देने के लिए। अब रुक करते एक और खबर की तरफ, और ईवी बैटरी स्वैपिंग पर एक एक्सक्लूसिव खबर निकल कर आ रही है। ईवी बैटरी स्वैपिंग पर पब्लिक कंसल्टेशन पूरा हो चुका है, और 15 से 30 दिन के अंदर इस पर सरकार नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं दानिश के पास। दानिश, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी आने वाले 15 से 30 दिन में नोटिफाई हो सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जो फाइनल बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है, अगर उसको हम ड्राफ्ट से कंपेयर करते हैं तो इसमें काफी कम चेंजेस करे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी जो होगी उसके अंदर हर स्वैपेबल बैटरी को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, ताकि बैटरी को प्रॉपर्ली ट्रैक किया जा सके। इसके अलावा इन बैटरीज में जो BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो होगा, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे प्रॉपर्ली टेस्टिंग करी जाएगी, ताकि बैटरी को ज्यादा सेफ बनाया जा सके। इसके अलावा जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस भी होंगे उनको भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो किया जा रहा है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी में है वो है इंप्लीमेंटेशन को लेकर। ड्राफ्ट में
कहा गया था कि इस पूरी पॉलिसी को फेज वाइज इंडिया में इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन सूत्रों ने ईटीएन और स्वदेश को बताया है कि ये जो पूरी ही पॉलिसी है इसको पूरे पैन इंडिया लेवल पे एक ही बार इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सरकारी सूत्रों के मुताबिक जब ये पॉलिसी पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगी तो इसका जो फायदा होगा वो एक डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को भी पहुंचेगा, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार जब ये पॉलिसी पूरे ग्राउंड लेवल पे आ जाएगी तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल के कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात आती है तो यूजर्स को लगभग 50% तक वो ईवी है वो सस्ती पड़ेगी। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी जो है आने वाले 15 से 30 दिन में नोटिफाई हो जाएगी। और जहां तक चेंजेस की बात आती है तो इसके अंदर काफी कम चेंजेस करे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश ये सारी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक और खबर की तरफ आपको लेके चलते हैं। येस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार से हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने खास बातचीत की। प्रशांत कुमार ने कहा कि जेसी फ्लावर्स के पास बिड को मैच करने का विकल्प है। अगर जेसी फ्लावर्स बिड मैच नहीं करता है तो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली को एआरसी मिलेगी। डील के फाइनेंशियल्स क्या हैं, क्या तय हुआ है? देखिए, हमारा जो स्ट्रेस एसेट पूल है वो 48,000 करोड़ का है। इस पर हमारी जो प्रोविज़न कवरेज है वो 81% है। तो हमारी जो नेट कैरिंग वैल्यू है वो 8,300 करोड़ है। इस 8,300 करोड़ की नेट प्रेजेंट वैल्यू के अगेंस्ट जो बेस बिड आई है हमारे पास वो 11,100 करोड़ की है। अब हमने एक ये स्विस चैलेंज प्रोसेस लॉन्च किया है जिसके अंदर जो बिडर होंगे उनको कम से कम इस बेस बिड से 5% ज़्यादा बिड करना पड़ेगा। और उसके बाद जो जेसी फ्लावर है उनके पास ये ऑप्शन होगी उस बिड को मैच करने की। अगर वो मैच करते हैं तो दे वुड बी डिक्लेयर्ड एज ए फाइनल बिडर, नहीं तो जो भी हायर बिड करेगा ये पूरा का पूरा स्ट्रेस एसेट पूल उनको असाइनमेंट होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये 1585 स्ट्रक्चर होगा जिसमें जो 11,100 करोड़ है उसमें 15% हमको कैश की फॉर्म में आएगा और 85% एसआर में। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो टोटल स्ट्रक्चर है इसमें यस बैंक का कितना पैसा जाएगा और साथ ही साथ कितने एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस कम होंगे? तो हमारे पास इस ट्रांजैक्शन के बाद बैंक में ग्रॉस एनपीए कोई 2% के आसपास रह जाएंगे। और जो हमारा पैसा है वो क्योंकि हम इसमें 20% इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई 350 करोड़ रुपए की इक्विटी यस बैंक से इसके अंदर लगेगी। एक अगला कदम जो कि आपने पहले भी बोला है कि पूंजी जुटाने की तरफ है, जो कि एआरसी सेल के बाद आप देखना चाहते हैं, अभी उस प्रोसेस के लिए कितना समय है और कितनी तैयारी हो चुकी है? देखिए, ऐसा नहीं है कि इस प्रोसेस जो ये स्विस चैलेंज का प्रोसेस है इसके बाद हम देखेंगे। वो एक हमारा सेपरेट प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ इन्वेस्टर से एंगेजमेंट चल रहा है। आप जानते हैं कि आज की जो मार्केट कंडीशन है वो कैपिटल रेस के लिए बहुत कंड्यूसिव नहीं है। तो जिस तरह मार्केट कंडीशन इम्प्रूव करेंगे, जिस तरह इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट होगा, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी ये कोशिश होगी कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम अपना कैपिटल रेस जितनी जल्दी हो सके वो कर लें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।